स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि जिनवू और योजिन दोनों आपस में बात करने के लिए एक कैफे में आए हुए होते हैं और जिनवू योजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो असल में जो योजिन होता है वो जिनवू से कहता है कि सर मैं जिन्हा को प्रपोज करने का प्लान बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जिन्हा है वो जिनवू की ही सिस्टर है। ये बात सुनकर जिनवू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी योजिन अपने जेब में से जो वो रिंग लेकर आया हुआ होता है जिन्हा को प्रपोज करने के लिए वो दिखाते हुए जिनवू से कहता है कि सर ये देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ और आज मैं उसको प्रपोज करने ही वाला हूँ और आज मैं ऐसा करके रहूंगा सर। लेकिन सर वैसे जिन्हा इस रिंग को पसंद करेगी? जिसपे जिनवू से कहता है कि तुमको अगर मैं सही से बताऊँ ना तो इन सब चीजों के बारे में भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ भाई, जिनवू को ये सब चीजों के बारे में पता ही क्या होगा कि लड़कियों को क्या पसंद है, क्योंकि मिस चाय ने तो जिनवू की बस पावर ही देखी थी, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, तो इसे उतना आइडिया वाइडिया नहीं है। जिनवू की ये बात सुनकर यूजिन कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर असल में मैंने काफी सारे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स के साथ प्रिपरेशन कर रखी है, मुझे भी नहीं मालूम कि आखिरकार उसको क्या क्या पसंद है, तो इसीलिए मैंने काफी सारे गिफ्ट्स को ले लिया है। जिसके बाद योजिन जिन्वू को बताता है कि सर असल में सच तो ये है, हम अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी पे एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे ही जिन्हा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी उसके बाद वो अपना वहां पर एक क्लिनिक खोल सकती है। ये बात सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्वू योजिन से कहता है वेट 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 वेट, कहीं इस बिल्डिंग का जो एस्टिमेट प्राइस है कहीं वो $30 मिलियन तो नहीं है? अब जिन्वू से अपनी बिल्डिंग का एकदम एग्जैक्टली एस्टिमेट प्राइस की बात सुनकर योजिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, उसका मुंह खुला खुला जाता है। वो जिन्वू से पूछता है कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता इसका प्राइस? अब यूजिन को क्या मालूम कि जो टाइमलाइन इरेज हो गई है जिन्वू को उसी से इस बात का पता होता है, क्योंकि जब जिन्वू का नया नया रीअवेकन हुआ था तो स्टार्टिंग में उसको इसी बिल्डिंग को लेकर ऑफर आया था। और फिर जिन्वू योजिन को एक स्माइल देते हुए कहता है कि योजिन तुमको जिन्हा के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी अच्छे इंसान हो, तो तुम उसको सिर्फ अपना जो तो तुम सिर्फ उसको अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ, तुम जो हकीकत में हो तुम वही रहो, तुमको कुछ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर योजिन के तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो कहता है कि सही में सर क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ? जिन्वू कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन योजिन कहाँ मानने वाला था, वो जिन्वू के जाकर सीधा गले लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जो सामान होते हैं वो पूरे के पूरे गिर जाते हैं, क्योंकि असल में ये लोग जिस टेबल पे खाना खा रहे थे योजिन उसी के ऊपर चढ़कर जिन्वू से गले मिलने के लिए चला जाता है और इस वजह से जिन्वू बेचारे का सारा कपड़ा उपड़ा खराब हो जाता है और अब जिन्वू इसको पीट भी नहीं सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को एक घर दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जगह पे था, बाकी लोगों से बहुत दूर। तो असल में ये घर किसी और का नहीं जिन्वू का ही था। जिन्वू अपने घर के अंदर जाता है और तभी हम लोग जिन्वू के सामने एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि जिन्वू को पापा कह के बुला रहा था। जिन्वू भी उसको देखकर काफी खुश होता है और तभी हम लोग देखते हैं मिस चाइन को, जो कि असल में इस बच्चे की माँ है। सो दोस्तों एक्चुअल में जिन्वू और मिस चाइन की शादी हो चुकी है और इनका एक बच्चा भी है। जिन्वू चालाक हो रिया है, इसने बताया नहीं गाइस इसकी शादी कब कर ली इसने। हाँ बताया जाता तो इसके पैसे खर्च हो जाते ना, इतनी सारी ऑडियंस पहुंच जाती है इसकी शादी में। वैसे अब हम लोग मिस चाइन को मिस चाइन कहाँ कह सकते हैं, अब वो तो मिसिस चाइन हो गई है ना। मिसिस चाइन जिन्वू का घर में स्वागत करती हैं। जिन्वू लोगों को देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मिसिस चाइन जिन्वू से कहती हैं हाँ मैं आपका ही इंतजार कर रही थी और आपका बेटा भी आप ही का इंतजार कर रहा है, ये भी नहीं सोया है। लेकिन वैसे आप आज बाहर गए क्यों थे? जिन्वू मिसिस चाइन को बताता है कि योजिन कुछ जरूरी बात करना चाहता था और इसीलिए हम लोग एक कैफे में गए थे बातचीत करने के लिए और वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया बस। चाइन जिन्वू से कहती हैं कि वैसे क्या वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है? जिसपे जिन्वू कहता है कि नहीं, अभी तक तो उसने कुछ ऐसा सवाल नहीं किया है, मैं भी थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ और देखते हैं कि कब तक वो मेरे से क्वेश्चंस करेगा। तो एक्चुअली में जिन्वू यहाँ पर जो टाइमलाइन इरेज कर दी गई है उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ वो मेरे से कब क्वेश्चंस पूछता है। वो सब छोड़ो, वैसे सुहो इस समय जग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है, ये इस समय कैसे जाग रहा है? चाइन उनको बताती हैं ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका लड़का दिन भर सो रहा था और अब रात में परेशान कर रहा है। जिन्वू का बेटा भी जिन्वू की गोद में जाकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोल देता है पैप 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 पैप। और तभी जिन्वू साइड में इग्रीस और बेलियन को लड़ता हुआ देखता है। वो चाइन से पूछता है कि अब
इन दोनों को क्या हुआ। शाइन जिन्वू कुछ बता पाते उससे पहले ही बेलियन इग्रीस के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हमारे छोटे किंग को तलवारबाजी क्यों नहीं सिखा सकते। क्या ये बात तुमको समझ नहीं आती इग्रीस। इग्रीस बेलियन से कहता है कि इस दुनिया में जिन लोगों के पास एकेडमिक स्किल्स होती है उन्हीं लोगों के पास पावर होती है बेलियन। जिन्वू उन लोगों से बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूँ कि तुम इसको तलवारबाजी सिखाओ या पढ़ना लिखना सिखाओ, लेकिन तुम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार इसको चलना कैसे सिखाया जाए, क्योंकि जब वो चलना सीख जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं तलवारबाजी का और भी जो स्किल तुम लोगों को सिखानी है। और मिसिस चाइन जिन्वू की टांग खींचते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे जिन्वू तुमको भी घर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। जब तक कि सुहो ये सीख नहीं जाता कि चलना कैसे होता है तो थोड़ा सा जल्दी घर आ जाया करो। जिन्वू बोलता है ओ बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगली सुबह जिन्वू पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसको चीफ ने बुलाया था। जिन्वू चीफ के ऑफिस में जाता है। वो चीफ से बोलता है कि चीफ आप मेरे से मिलना चाहते थे। तो एक्चुअल में चीफ कोई और नहीं मिस्टर वू च्यूल थे। वो जिन्वू से कहते हैं कि अभी भी काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि तुम अभी भी जो बाकी सभी ऑफिसर्स के केस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा उनसे दूर रहो, नहीं तो फिर वो लोग मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाएंगे और फिर मेरे को तुम्हारा ट्रांसफर वगैरह करना पड़ सकता है। वैसे मिस्टर जिन्वू तभी जिन्वू उनको बीच में टोकते हुए कहता है कि चीफ अब मैं कोई हंटर नहीं हूँ और वैसे भी अब आप मेरे बॉस हैं तो आप मेरे को इतनी इज्जत मत दीजिए। जिसपे मिस्टर वू च्यूल हंसते हुए जिन्वू का जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे को तुमको उस तरीके से ही बुलाना अच्छा लगता है, मैं इसी में कंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे क्या तुमको पता है वो जो अडॉप्टिव फादर का केस था जिस लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसका जो अडॉप्टिव फादर है वो काफी दिनों से मिसिंग चल रहा है। जिसपे जिन्वू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था सर। मिस्टर वू च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन उसके घर के आसपास जितने भी सिक्योरिटीज कैमरा थे वो उसी समय पर काम करना बंद कर गए जब वो वहां से गायब हुआ। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जिसपे जिन्वू मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ओ ये कितना ज्यादा अजीब कोइंसिडेंट है ना सर। वो च्यूल जिन्वू को एक पेपर देते हुए कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया होगा जिन्वू तुमने सही ही किया होगा, मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है। वो सब छोड़ो, मैंने तुमको यहाँ पर इस चीज के लिए बुलाया है। और वो पेपर उसको देते हैं। जिन्वू उस पेपर को हाथ में उठाते हुए कहता है कि ये क्या है। वो च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको जानना चाहिए द चेयरमैन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन। और वो रोते हुए जिन्वू से कहते हैं कि मेरा मतलब चेयरमैन गो उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर जिन्वू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर गो एडमिट है। और फिर जिन्वू उनके रूम में जाता है जहां पर आसपास की जो मशीन होती है उसमें मिस्टर गो की रीडिंग वगैरह देखकर वो समझ जाता है कि इनकी कंडीशन हकीकत में बहुत ही ज्यादा खराब है। जिन्वू मिस्टर गो के पास जाता है। मिस्टर गो को भी एहसास हो जाता है कि मेरे आसपास कोई है और तभी वो साइड में देखते हैं तो वहां पर जिन्वू था। वो जिन्वू से बात करने के लिए अपना मास्क हटाते हैं। उनको अपने चेहरे पर लगे हुए ऑक्सीजन मास्क को हटाने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जिन्वू उनकी हेल्प करते हुए वो ऑक्सीजन मास्क हटाता है। मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, तो तुम वापस आ गए यंग मैन। असल में मैं तुमको ही ढूंढ रहा था लेकिन तुम तो मिले ही नहीं, मैं तुमको काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था। जिन्वू फिर से वो हीलिंग पोशन निकालते हुए मिस्टर गो से कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से हील कर दूं सर तो फिर इसके आगे जिन्वू कुछ कह पाता तभी मिस्टर गो उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं काफी लंबी लाइफ जी चुका हूँ और मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे को 10 साल एक्स्ट्रा मिले और मैं उन एक्स्ट्रा मिले हुए 10 सालों में जो चीजें मेरे से छूट गई थी उन सब चीजों को मैंने अब पूरा कर लिया है। मैंने वो सारी चीजें कर ली हैं जो कि मेरे को खत्म करने की जरूरत थी और वो समय मेरे लिए काफी ज्यादा था। एक्चुअली मैं तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ। उस दिन तुमने मेरे से कहा था कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में एक साथ लड़े थे, क्या तुम। और वो थोड़ी ताकत लगाकर बेड पर बैठ जाते हो। कहते हैं कि क्या तुम मेरे को दुनिया दिखा सकते हो, मैं उस दुनिया को देखना चाहूंगा अपनी आंखों से, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं उस दुनिया में क्या था और तुमको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा। जिन्वू थोड़ा सा सोचता है और फिर वो मिस्टर गो से कहता है वो मेमोरीज रिकॉल करना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। जिसमें मिस्टर गो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ। जिन्वू थोड़ा सोचता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो मान जाता है। वो मिस्टर गो का हाथ
पकड़ता है और जैसे मिस्टर गो का हाथ पकड़ता है, मिस्टर गो को सब कुछ यानी कि वो टाइमलाइन जो कि इरेज हो गई थी, वो मिस्टर गो को सारी सारी टाइमलाइन एक बार में दिखने लग जाती है। उनको अपनी पूरी ओल्ड लाइफ दिखती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं जो कुछ भी हुआ था उनके साथ, कि किस तरीके से वो हरदम लोगों की हेल्प किया करते थे और भी सब कुछ, और किस तरीके से वो जिन्वू से मिले और उन्हें जिन्वू की काफी हेल्प की, और किस तरीके से वो मोनार्च से लड़े और मोनार्च से लड़ते समय वो मारे गए। मिस्टर गो अपने बारे में सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ मिला मिस्टर जिन्वू। सच में ये काफी ज्यादा गर्व की बात है कि मैंने तुम्हारे जैसे यंग हीरो के साथ मिलकर काम किया और हम दोनों ने मिलकर इस दुनिया के लिए काफी अच्छे काम किए। और अब मिस्टर गो का भी समय आ रहा होता है। वो कहते हैं मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। हालांकि बाहर काफी गर्मी है लेकिन फिर भी मेरा शरीर अब ठंडा पड़ रहा है और इतनी शानदार मेमोरीज के साथ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और ऐसा कहकर वो रोने लगते हैं, मेरे साथ हमेशा रहना। उनके सामने जो मशीन लगी हुई होती है उसमें जो हार्ट रेट होता है वो एकदम सीधी लाइन हो जाती है। इसका मतलब अब मिस्टर गो नहीं रहे। जिन्वू भी समझ जाता है कि मिस्टर गो अब जा चुके हैं। मिस्टर गो के आंखों में अभी भी आंसू होता है। जिन्वू उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रेस्ट इन पीस सर, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने अपनी सारी जिंदगी लोगों को समर्पित कर दी और इसने आपको एक हीरो बनाया। और फिर मिस्टर गो को आखिरी गुड बाय कहने के बाद जिन्वू वहां से चला जाता है। जब जिन्वू रास्ते में जा रहा होता है तभी उसके फोन पर चाइन की कॉल आती है। वो फोन को पिक करता है। चाइन उनसे कहती है कि सूहो, अरे सूहो। जिसकी बात सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि सूहो को क्या हुआ, सूहो को हुआ क्या। मिसिस चाइन जिन्वू को बताती है कि हमारा सूहो उड़ रहा है। तो एक्चुअल में जो जिन्वू का बेटा सूहो था उसके अंदर बचपन में ही उड़ने की शक्ति आ गई थी और उसने घर में उड़ उड़ के तबाही मचा दी थी। इग्रीस और बेलियन वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन लोगों को बड़ी ही दिक्कत हो रही थी उसको पकड़ने में। और सूहो ने पूरे घर में आतंक मचा दिया था और सूहो को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये बात सुन के जिन्वू कहता है कि क्या। मिसिस चाइन जिन्वू तो कहती है कि अरे मैं कह रही हूँ कि सूहो इस समय उड़ रहा है, वो इस समय पूरे घर में उड़ रहा है। जिन्वू को योजिन की एक बात याद आती है कि सर कितना ज्यादा अजीब है ना। और अगर एक तरह से देखा जाए तो जो सूहो के पेरेंट्स हैं मुझे लगता है कि पैदा होते ही वो तो भागने लगा होगा ना। ये बात याद करके जिन्वू को थोड़ी सी हंसी आती है कि अगर योजिन यहाँ पर होता और अगर उसे ये बात पता चलती तो वो कुछ ऐसा कमेंट करता। मिसिस चाइन जिन्वू से कहती है कि अरे बताओगे मैं क्या करूँ अब यहाँ पर, करूँ क्या मैं। जिस पे जिन्वू कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। चाइन कहती है कि क्या क्या मतलब। जिन्वू कहता है कि मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया है कि किस तरीके से उड़ना है और उसे क्या क्या सावधानी बरतनी है। जिसपे मिसिस चाइन कहती है कि क्या मतलब, तुम भी उड़ सकते हो। जिन्वू कहता है अच्छा मैंने बताया नहीं क्या तुमको कभी। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जहाँ पे बाकी सभी जो डॉक्टर आ चुके होते हैं। हालांकि वो लोग अभी भी चेक कर रहे होते हैं कि मिस्टर गो की जान बचाई जा सकती भी है कि नहीं। और उन लोगों को भी लगने लग गया होता है कि अब मिस्टर गो नहीं रहे और बचाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिन्वू कहता है कि जब पतझड़ आता है उसके बाद विंटर और फिर स्प्रिंग यानी कि वसंत फिर से वापस आता है। और इसी तरीके से इंसान की भी लाइफ साइकिल होती है, उसकी भी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चलती है। पतझड़ और फिर विंटर और फिर से एक नई शुरुआत। हर एक चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है और अंत के बाद फिर से एक नई शुरुआत। जिस तरीके से एक पेड़ के ऊपर से पत्ते झड़ते हैं और फिर से उस पे नए पत्ते लगते हैं और फिर से पत्ते झड़ते हैं और फिर से लगते हैं, इसी तरीके से जिंदगी की भी लाइफ साइकिल होती है। मिसिस चाइन ने फोन को कट नहीं किया होता है और जिन्वू अभी भी उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर मिसिस चाइन सूहो के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि नहीं नहीं सूहो इसे नीचे रखो, अरे सूहो संभल के नीचे रखो इसको। और जिन्वू बेचारा तो बस उनकी आवाज ही सुन रहा होता है। जिन्वू चाइन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। और जिन्वू फोन काट देता है। जिन्वू कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि विंटर हमारे घर से अभी काफी दूर है। तो एक्चुअली में जिन्वू यहाँ पर जो कह रहा था कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नई शुरुआत की बात क्या हो रही है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू के घर पे देखते हैं जहाँ पर सूहो अभी भी आसमान में उड़ उड़ कर मजे ले रहा था और उसने मिसिस चाइन के नाक में दम कर दिया था। बेलियन और इग्रीज उनका तो कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा था। बेलियन कहता है कि जैसा कि हमारे छोटे किंग अब आसमान में उड़ने लग गए हैं तो
मुझे लगता है कि इनको आसमान में कैसे लड़ते हैं वो एडवांस में सीख लेना चाहिए। जिसमें ग्रीस कहता है कि क्या बेवकूफ की बात है, ये क्या बेकार की बात कर रहे हो, हमारे छोटे किंग आसमान में उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये पायलट बनेंगे। और बेचारी मिसिस चाइन बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि सूहो आसमान में उड़ उड़ कर वो तो अपना मजे ले रहा था, लेकिन आसपास की जो सामान थी वो जमीन पर गिर गिर कर टूट गई थी। और मिसिस चाइन बेचारी इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और रोते हुए कहती हैं कि अरे जिन्वू कहाँ हो तुम, जल्दी घर पर आओ, तुम्हारे लड़के ने मेरी नाक में दम कर दिया है, जल्दी आओ जिन्वू, जल्दी घर पर आओ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग बेरू को देखते हैं जो कि सूहो को अपनी एंट वाली स्टोरी सुना रहा था। तो वो बताता है कि हम लोगों के पास खाना नहीं बचा था तो हम सभी लोग एक दूसरे को ही खा रहे थे और इस जगह पर रहने का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर तो खाना था ही नहीं, तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए कहीं और जाना पड़ता। और तब तब क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर चाहिए होगा जो कि इस पूरे किंगडम के सोल्जर को लीड कर सके। और ये वही एग था जिसके अंदर बेरू था यानी कि एंट किंग, और ये बाकी सभी एग में सबसे बड़ा एग था। बेरू सूहो को आगे बताता है कि जब मैं उस एग से बाहर आया तो बाकी सभी जो एंट थे वो मेरे को अपना लीडर मानने लगे। कि हमारी क्वीन वो चाहती थी कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनूं कि मेरे सामने जो कोई भी मेरा दुश्मन आए वो मेरे सामने खड़े होने से भी डरे। और फिर हम लोग को तो मालूम ही है कि किस तरीके से एंट किंग यानी बेरू ने तबाही मचाई थी। वो आगे बताता है कि इसी तरीके से मेरा जन्म हुआ था सिर्फ लोगों को मारने के लिए। और फिर वो अंदर आता जब वापस तो उसके सामने जिन्वू होता है। बाकी सभी जो लोग थे वो तो बेरू के सामने आते ही डरने लगते हैं, लेकिन जिन्वू उसके सामने आकर बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब ये चीज देखकर तो बेरू यानी कि एंट किंग उस समय पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर आगे कहानी तो हम लोग को मालूम ही है कि किस तरीके से एंट किंग की पिटाई होती है। फिर जिन्वू उसको अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है और वो बेरू बनता है। और ये जो सारी कहानी थी बेरू सूहो को सुना रहा होता है। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उस बात को काफी साल हो चुके हैं, काफी समय बीत चुका है और इतने सालों बाद मैं एक ऐसे ही दूसरे इंसान से मिला हूँ जो कि मेरे सामने आने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। तो वो यहाँ पर सूहो की बात कर रहा था। बाप बेटे तो एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि बेरू को जो कोई भी फर्स्ट टाइम देखता है वो तो डर ही जाता है, लेकिन जिन्वू और सूहो ही थे जो कि असल में बेरू को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और यही बेरू अपने मन में सोच रहा होता है और जिन्वू से ज्यादा खुश तो सूहो लग रहा है। अब बेरू वहां से जाने की सोचता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सूहो बेरू को चिल्लाते हुए कहता है कि एंट एंट मैं तो खेलूंगा एंट एंट। अब बेरू अपने छोटे किंग को क्या ही कहे और वो उड़ के वहां से चला जाता है, लेकिन सूहो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है ना, ये छोटे किंग हमेशा मेरे को ही क्यों फॉलो करते रहते हैं। तभी इग्रीस वहां पर आता है। इग्रीस बेरू से कहता है अरे इसमें भी कोई बताने वाली बात है, वो तुमको लाइक करता है, तुमको पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है हरदम। अब इग्रीस की बात सुनकर बेरू को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार मेरे में क्या एक्साइटेड है, मेरे में क्या ऐसी खासियत है जो कि ये बच्चा मेरे को पसंद कर रहा है। जिसपे इग्रीस उसको बताता है कि अरे तुम एक ऐसे एंट हो जो कि इंसानों से भी बड़ा है, जो कि बोल सकता है, चल सकता है, उड़ सकता है, और एक छोटे से बच्चे को इससे ज्यादा बेहतरीन चीज कहाँ मिलेगी। अब इग्रीस की ये बात सुनकर बेरू थोड़ा सा सोचने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो छोटे किंग मेरे को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। अगले सीन में एटलांट सलमा का सीन दिखाया जाता है। वहां पे जो आर्किटेक्ट जो कि एक नई मूर्ति बना रहा था वो बेरू को वहां पर देखकर कहता है कि मार्शल आप यहाँ पर। जिसपे बेरू उससे कहता है कि मैं अपने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो आर्किटेक्ट कहता है कि क्या मतलब, लेकिन मार्शल बेरू। और तभी हम लोग देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो बेरू का प्लान था वो जिन्वू की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाना था जो कि लगभग बनके तैयार भी थी, बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति। और तभी आर्किटेक्ट बेरू से कहता है कि मार्शल हम लोग अपने किंग की इतनी बड़ी मूर्ति महीनों से बना रहे हैं ताकि हम उनके 32 बर्थडे पर उनको ये दिखा सके, उनको ये गिफ्ट दे सके, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस करना है। जिसपे बेरू से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरी तरीके से इसको तोड़ के दोबारा से नई चीज बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमको बस थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए कह रहा हूँ, वो तो एडजस्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही चेंज करना है। बेरू से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को ये चेंजेस करना है, तुम समझ सकते हो कि मैं ये अपने किंग के लिए कर रहा हूँ, तो समझो तुम किसी भी हालत में ये चेंजेस करो। जिस पे आर्किटेक्ट कहता है कि अच्छा ठीक है मैं देख सकता हूँ, ठीक है मैं इस चेंजेस को कर दूंगा और मेरे को विश्वास है कि आप जो सजेशन दे रहे हैं
उससे हमारे किंग की जो स्टैचू है वो और भी ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बनेगा। ठीक है मार्शल बेरू, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन इस काम के लिए हम लोग को थोड़े और वर्कर्स की जरूरत होगी। जिसपे आर्किटेक्ट बेरू से कहता है कि क्या मैं वैसे जो डेमोन्स जो कि डेमोन कैसल के अंदर रहते हैं, जो कि आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था सिस्टम के, उन लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उन लोगों की मदद हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। जिसपे बेरू भी कहता है हाँ ठीक है, अगर उनकी हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू का घर देखते हैं और उसके घर के बाहर कुछ लोग कार में बैठे हुए होते हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ अलग ही चीज करने का प्लान बना रहे होते हैं। उसमें से जो उनका एक बंदा होता है वो कहता है कि सर क्या सच में हम लोग ये करने वाले हैं, सच में ना सर। जिसपे उनका बॉस कहता है कि अरे तू बच्चा का बच्चा ही रहेगा, तू आखिर के अंदर डर क्यों रहा है, और हम लोग जो यहाँ करने के लिए आए हैं हम लोग वो करके रहेंगे, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, तू इतना डर क्यों रहा है बे। जिसपे वो कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मतलब जिसपे उनका बॉस कहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उस बास्टर्ड सांग जिन्वू की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी हरकतों की वजह से, और जैसा कि उसने हमें बर्बाद किया उसके साथ भी सेम वही चीज होगी, हम लोग भी उसी के साथ वही करेंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमको उसके साथ यही करना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि हाँ सर बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। और फिर ये लोग कार से बाहर आते हैं, उनका बॉस कहता है, और इन लोगों ने प्लान भी बना लिया होता है कि ये लोग जिन्वू के यहाँ पर ये कारनामा करने के बाद बाकी लोगों को क्या स्टोरी बताई जाएगी, कि असल में जो ऑफिशियल स्टोरी होगी वो ये होगी कि डिटेक्टिव सान जिन्वू की पत्नी और बच्चों को दिन दिहाड़े चोरों के द्वारा मार दिया गया, चोरों ने उनका मर्डर कर दिया, समझ गए ना। जिसपे उनका साथी कहता है कि हाँ सर ठीक है। और फिर ये बंदा जिन्वू के घर के अंदर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी इनका जो दूसरा साथी होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार इतने बड़े घर में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि ये लोग एक इतने बड़े घर के अंदर रहते हैं। इन लोगों को नहीं लगता क्या इनके घर में कभी चोरी हो जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, कैसे लोग हैं यार ये। जिस पे उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नर्वस मत हो, और हाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। और फिर ये लोग जिन्हों के घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन तभी तभी इन लोगों के पीछे से कोई आवाज आती है, और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू के घर के अंदर कुछ चोर जाते हैं ताकि वो जिन्वू से अपना बदला ले सके, और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो चोर होते हैं वो घर के अंदर एंट्री करते हैं। उनका जो बॉस होता है वो अपने एक साथी से कहता है कि मेरे पीछे सिर्फ तुम ही हो, बाकी दोनों लोग कहाँ गए। वो कहता है कि सर मुझे भी नहीं पता। अब चोरों का जो बॉस होता है वो सोचता है कि शायद वो लोग डर के मारे भाग गए होंगे। वो कहते हैं कि लगता है वो दोनों के दोनों डर के भाग गए, लेकिन तभी तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं बेरू था, और बेरू उसको पकड़ लेता है और एक ही बार में उसको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। उस बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो डर जाता है पूरी तरीके से और वो रोने लगता है। बेरू उससे कहता है कि एकदम चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, आवाज मत निकालो, हमारे छोटे किंग जस्ट अभी अभी सोए हैं, तो अगर तुम थोड़ी सी भी आवाज करोगे तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बेरू ये बात कौन समझाए कि उस बेचारे की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा है, और बेरू उसको शांत होने के लिए कह रहा है। वैसे देखा जाए तो गलती उस बंदे की है ना, उसके बाकी साथी तो निपट चुके होते हैं, बस अब यही बचा होता है। बेरू अपने आप से कहता है, वैसे मैंने उनकी आंखों में वो देखा था, वो इमोशन, मेरे किंग जो कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, और मेरे लिटिल किंग जो कि मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से देखते हैं। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन देखा जाए तो ये भी बुरा नहीं है, सभी शिकारी अपने शिकार के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बेरू ने जो उस चोर के बॉस की हालत बना दी थी, उसके चेहरे को देखते हुए बेरू ऐसा कमेंट कर रहा था, और फिर वो सीन वहीं पर ही कट होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग एटर्नल स्लम्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेमोन कैसल के जितने भी डेमोन्स थे वो आर्किटेक्ट की मदद करने के लिए आ गए थे, ताकि जिन्वू का स्टैचू जल्द से जल्द बनाया जा सके। और फिर बेरू भी वहां पर आ जाता है। आर्किटेक्ट बेरू से कहता है, क्या सोच रहे हैं, आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया है मार्शल। बेरू भी उस तस्वीर को देखकर थोड़ा बहुत सोचता है, फिर कहता है कि लाजवाब, एकदम मस्त बनाया है तुमने, और पक्का हमारे किंग इस चीज को देखकर बहुत 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 ही ज्यादा खुश होंगे।
तो असल में बेरू ने जो जिन्वू की बड़ी सी स्टैचू बनाई थी उसके अंदर उसने जिन्वू के बेटे सुहु को भी ऐड कर दिया है, जो कि पहले वाले स्टैचू में नहीं था। और यही वो चेंजेस था जो कि बेरू चाहता था। अब इस चीज को देखकर बेरू खुश होता है और बाकी सभी जितने भी यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेरू कहता है कि जब हमारे छोटे किंग भविष्य में इस जगह पर अपने कदम रखेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो जरूर जरूर वो स्टैचू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। उन्हें भी ये स्टैचू देख बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन तभी तभी सूहो के पीछे से आवाज आती है। वो भी जोश में कहता है कि हाँ ये मजा है ये। अब बेरू सोचने लगता है कि अबे शैडो सोल्जर, मेरा कोई शैडो सोल्जर बच्चा तो नहीं है और ना ही पैदा हुआ है। अबे ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? और फिर से उसको बच्चे की आवाज लगती है अब बेरू बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे ही बेरू पीछे देखता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक्चुअल में वहां पर तो सूहो था। अब थोड़ी देर के लिए तो बेरू सूहो को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और सूहो तो बेरू को देखते ही कहता है एंट एंट। बाकी सभी जो शैडो सोल्जर होते हैं वो भी बड़े ही हैरानी से सूहो को देख रहे होते हैं कि ये बच्चा किसका खो गया। अब सूहो को यहाँ पर देखकर बेरू सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ यार। और सूहो तो बस बेरू को एंट एंट कह के बुलाया जा रहा था। और बेरू बेचारा अब तो परेशान हो गया था कि छोटे किंग तो मेरे को कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो मेरे पूरे पीछे ही लग चुके हैं, हाथ पैर मुंह पूरा शरीर धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसिस चाइन अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तभी उनकी जो मेड होती है वो उनको एक ड्राइंग बुक दिखाते हुए कहती है कि मैम इसको देखिए, एक बार आप इस पिक्चर को देखिए, ये सूहो ने बनाई है। मिस चाइन ओ मिसिस चाइन भी उस ड्राइंग को देखती हैं। वो अपनी मेड से कहती हैं कि तुम ये ड्राइंग मुझे क्यों दिखा रही हो। जिस पे उनकी मेड उनसे कहती है कि उनकी टीचर मेरे को बता रही थी कि सूहो के फ्रेंड ने उससे कहा कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को इस स्केच बुक पर ड्रॉ करो, और उसने ये ड्रॉ किया है। अब इस चीज को देखकर मिसिस चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर एक एंट था जिससे कि एक छोटा बच्चा लड़ रहा था। मिसिस चाइन अपने मन में सोचते रहते हैं कि ओहो, अब मेरे को ध्यान से देखने में समझ आया कि यहाँ पर जो ये एंट है ये असल में दो पैरों पे खड़ा है। तभी उनकी मेड उनसे कहती है कि मैम ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो कि सूहो ने ड्रॉ की है, और जब भी सूहो से कहा जाता है कि अपने फ्रेंड को इस ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करो या उसकी तस्वीर बनाओ तो वो ये सब बना देता है, एक बार आप देखिए। और फिर मिसिस चाइने की करके उस ड्राइंग बुक को, जब उसमें बनाए गए चित्र को देख रही होती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में सूहो ने अपने दोस्त के तौर पर जिन्हों के ही शैडो सोल्जर्स को बनाया था जो कि उसने देखा था। उनकी मेड कहती कि मैम अगली पिक्चर देखिए। तो सूहो ने अपनी पूरी फैमिली को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल में उस ड्राइंग बुक में सूहो ने अपनी फैमिली बनाई थी और साथ ही में उसने बाकी सभी जितने भी एंट मॉन्स्टर्स थे और भी बाकी जिन्हों के शैडो सोल्जर्स उन सभी को उसमें ड्रॉ कर दिया था। मिसिस चाइन की मेड उससे कहती है कि मैम, और लास्ट की जो पिक्चर है उसमें देखिए सूहो ने अपने घर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। अब बताइए, अब इस ड्राइंग को देखकर कोई भी हैरान होगा कि नहीं होगा। मैं काफी सारे बच्चे से मिली हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कि अपनी और अपनी पूरी फैमिली के और अपने बाकी फ्रेंड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता है। उनकी मेड बताती है कि जब टीचर ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने अपने घर के नीचे ये इतने सारे ब्लू ब्लू कलर के छोटे छोटे क्या चीज बना रखी है, तो सूहो ने उनको रिप्लाई देते हुए कहा कि ये मेरी फैमिली है, फ्रेंड है, और बड़े डैड अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूहो जाइंट डैड यानी बड़े डैड की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, जिन्वू का ही स्टैचू है जो कि उसने एटलन स्लमर में देखा था। इसके आगे मेड उनको बताती है कि उनकी टीचर बता रहे थे कि पहली बार में तो उनको लगा कि शायद इसको किसी प्रकार कोई बीमारी है या इसको कोई दिक्कत वगैरह होगी, लेकिन वो तो काफी अच्छा बच्चा है, वो हरदम खुश रहता है। तो इस प्रकार की चीजें सोचना तो किसी भी प्रकार कोई सेंस नहीं बनाती हैं। तो उन्हें लगा कि शायद सूहो के पास कोई अजीब सा टैलेंट होगा जो कि शायद सबको ना पता हो, आर्ट को लेकर, चित्र वगैरह बनाने को लेकर। तो बस यही सब था जो मेरे को आपको बताना था। मिसिस चाइन कहती हैं अच्छा ये बात है, चलिए ठीक है मैं देखती हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू को उसके प्रमोशन के लिए बधाई दी जा रही थी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, क्योंकि अब जिन्वू का प्रमोशन हो चुका है। तो एक्चुअली में जिन्वू का प्रमोशन तो काफी लंबे समय से ही हो रहा था, लेकिन जिन्वू ही उसको रिजेक्ट कर दे रहा था। पर इस बार जिन्वू ने एक्सेप्ट कर लिया है। जिन्वू एक साथी जिन्वू से कहता है कि कैप्टन आज रात तो पार्टी होनी चाहिए, तो कब दे रहे हैं आप पार्टी आप। और फिर जिन्वू अपने साथी के साथ अपने कैबिन में आ जाता है। वहां पर उसका साथी उससे पूछता है कि सर आप हर बार तो प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन इस बार आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्यों।
जिसपे जिन्हों उसको बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास कोई ज्यादा एक्सक्यूज बता नहीं है, क्योंकि मेरे रीजन देने की जो वजह थी, वो जो पूरी लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं इस प्रमोशन को रिजेक्ट कर सकूं या मना कर सकूं। जिसपे वो कहता है कि सर आप तो सच में काफी ज्यादा अलग हैं। जिसपे वो जिनको से पूछता है कि वैसे सर आपने मुझे बताया नहीं कि आपको क्या पसंद है, मतलब प्रमोशन लेने के बाद आप करेंगे क्या, और भी ज्यादा पैसे छापेंगे या बड़ा घर लेंगे, मतलब आप क्या करने वाले हैं, आपका कोई एम्बिशन तो होगा ना। जिन्हों उसकी तरफ देखता है लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मनी, वैसे क्या मैं इसको बता दूं? अरे नहीं यार, ये तो विश्वास ही नहीं करेगा कि जब मैं इतनी ज्यादा जवान था तो मेरे पास इतने सारे पैसे थे कि मैं बहुत बड़े बड़े सामान खरीद सकता था, बहुत ज्यादा अमीर था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी शायद ये विश्वास ही ना करे। जिसपे जिनको उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे परेशान मत करो, और हाँ आज रात डिनर है तो चिंता मत करो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जिस पे जिन्हों से कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, मैं आपसे मजे नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। और फिर शाम हो जाती है, जिन्हों घर पर जाता है तो मिसिस चाइन जिन्हों को वही सुहो की ड्राइंग बुक दिखाती है। उस चीज को देख कर तो जिन्हों काफी ज्यादा खुश होता है, कहता वाह, एक 5 साल का बच्चा एंट की इतनी ज्यादा बेहतरीन ड्राइंग बना पा रहा है, वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इतने बेहतरीन बेहतरीन ड्राइंग बना रहा है, वाह क्या बात है। जिस पे मिसिस चाइन जिन्हों से कहती हैं कि बाप बेटों को समझाना पड़ता है लगता बार बार, ये कोई मजे की बात नहीं है। जिन्हों उस लास्ट पेज को देखो, तुम बाप बेटे को तो हरदम बस मजे ही सूझती रहती है। और सोहो ने मेरे को बताया कि उसने एक बहुत बड़े जाइंट डैड को देखा डार्क वर्ल्ड में, तुम्हें कोई आइडिया है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था? जिसकी बात सुनकर जिन्हों हंसने लगता है। मिसिस चैन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो जिन्हों? जिन्हों कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात पे नहीं, ओह सॉरी सॉरी मैडम, मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा था, मेरे को बस कुछ फनी फनी चीज याद आ गई थी तो मैं उस बात पे हंस रहा था। अब जिन्हों बेचारा क्या करे, अपने एनिमीज के सामने तो ये एकदम चौड़ में रहता है, इसे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मिसिस चाइन के सामने इस बेचारे को थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। इसके बाद मिसिस चाइन जिन्हों से थोड़ा सा सख्त होकर बोलती हैं कि इसके अलावा सुहो से बाकी सभी जो बच्चे हैं वो डर भी रहे हैं, बाकी सभी बच्चों को सुहो से डर लगता है। जिन्हों कहता ओ बाकी सभी बच्चे, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब सुहो उन बच्चों के करीब जाता है तो वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है डर के मारे। और यहाँ तक कि सुहो ने आज तक किसी बच्चे को कभी भी पीटा नहीं है और कोई भी उन लोगों के साथ मारपीट नहीं की है, लेकिन फिर भी बाकी सभी बच्चे उससे डरते हैं, उसके पास भी नहीं जाते हैं। जिन्हों तो बस सुहो की वो ड्राइंग देख रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बच्चे बच्चे अडल्ट से ज्यादा बाकी सभी चीजों को सेंस कर लेते हैं, और शायद इसी वजह से बाकी सभी जो बच्चे हैं वो सुहो के अंदर से आ रही मोनार्च की जो पावर है उस चीज को सेंस कर लेते होंगे, और इसी वजह से वो सुहो से और भी ज्यादा डरने लगते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि बाकी सभी जो बच्चे हैं वो सुहो से करीब ही ना जाएं, उससे बात ही ना करें, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से आ रही शेडो ऑफ डेथ की जो फीलिंग है वो लोग उसको सेंस कर लेंगे, और शायद शायद उस पावर से ज्यादा कोई बड़ा दिक्कत नहीं हुई। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जो पावर है वो मेरे अंदर से जा रही है, और शायद इसी वजह से अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और असलियत में तो ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक वीपन था जो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने अपने सबसे लॉयल जो सर्वेंट थे उनके अंदर छुपा रखा था, ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो वो बाकी सभी चीजें जो कि उसने बनाई है उसको नष्ट कर सके, उसको खत्म कर सके। और जो पावर ऑफ मोनार्च सुहो के अंदर है, जो कि मेरे अंदर से उसके अंदर गई है, वो उसके अंदर अगर बढ़ जाती है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं जी पाएगा। और इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि जब तक सुहो बड़ा नहीं हो जाता है, अपनी पावर को संभालने लायक नहीं हो जाता है, तब तक वो उसकी पावर को सील कर देगा, और वो उसकी पावर को तब तक सील करके रखेगा जब तक कि सुहो अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लेता। वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता जब तक वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके, तब तक उसकी पावर सील रहेगी। मिसिस चाइन जिन्वू से बोलती है कि जिन्वू क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? जिसपे जिन्वू से कहता है कि मैं सुहो की सारी पावर्स को और मेमोरीज को जो भी उसके अंदर है शैडो सोल्जर्स वगैरह की, उन सभी को सील कर रहा हूँ, जब तक कि वो ये सब नहीं सीख जाता है कि आखिरकार बाहर के लोगों से किस तरीके से घुल मिलकर रहा जाए। और जब एक बार वो ये सब कुछ सीख जाएगा तो उसकी पावर को अनसील कर दिया जाएगा। और तभी वहां पर बेरू अपेयर होता है। बेरू जिन्हों से बोलता है कि माई किंग, जिन्हों से कहता है कि ये लो सुहो ने तुम्हारी ड्राइंग बनाई है। बेरू भी उस ड्राइंग को देखता है, और उस ड्राइंग को देखने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, क्या क्या मेरे को अपने छोटे किंग को
गुड बाय कहना होगा। और फिर बेरू भी समझ जाता है कि शायद वो अपने लिटिल किंग से यानी कि छोटे किंग से आखिरी बार मिल रहा है, और इसीलिए वो सूहो के कमरे का गेट खोलता है और सूहो को आखिरी बार देखता है, जो कि इस समय सो रहा था। वो सूहो के पास जाता है और सूहो से बोलता है कि मेरे छोटे किंग, मैं आपको यहाँ पर आखिरी गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। साथ ही में मैं बाकी सभी जो शैडो सोल्जर्स हैं उनके बिहाफ पे भी आपको गुड बाय कह रहा हूँ। सूहो तो एकदम नींद में होता है, वो कहता है कि कैप्टन एंट, कैप्टन एंट। और फिर जिन्हों भी उस रूम में आता है, बेरू कहता है कि आपके साथ समय बिताकर काफी अच्छा लगा, काफी गर्व की बात है कि मेरे से जितना हो सके मैंने आपके लिए किया। आशा है कि जब हम लोग दोबारा मिले तो आप ठीक हो। और हाँ, पढ़ना मत भूल जाइएगा, क्योंकि जब मैं आपके आसपास नहीं रहूंगा तो शायद आप और भी ज्यादा शरारत करें। और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा मेरे छोटे किंग। और बेरू और बाकी सभी जो शैडो सोल्जर होते हैं वो बेचारे रोने लगते हैं। और फिर जिन्वू तैयार होता है सूहो की सारी पावर को सील करने के लिए, और साथ ही में उसकी जो मेमोरीज हैं उसको इरेज करने के लिए। इरेज नहीं, उसकी मेमोरीज को भी वो सील ही कर देगा ताकि भविष्य में उसको सब कुछ याद रहे। और फिर जिन्वू सूहो के करीब अपना हाथ ले आता है और कहता है कि स्वीट ड्रीम सूहो, और उसके सर पर हाथ रखता है और उसकी सारी पावर को और मेमोरीज को इरेज कर देता है। और फिर उसके रूम से बाहर चला जाता है सूहो, जो कि अभी भी सो रहा था। धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी मेमोरीज होती हैं जिन्वू के साथ, जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के साथ, उसकी पावर्स वगैरह की, वो सब की सब उसके माइंड से गायब होने लगती है। और इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं। सूहो अब बड़ा हो चुका है और फिर बाकी बच्चों की तरह वो बेचारा निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की तरह सुबह सुबह निकल पड़ता है स्कूल। सूहो हम लोगों को बताता है कि अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है। हाई स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ सबसे जो ताकतवर लोग होते हैं वो सरवाइव करते हैं। हालांकि उसका जो स्कूल है वो काफी ज्यादा फेमस और बड़ा है। सूहो बताता है कि अब वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हाई स्कूल में, अपनी नई क्लास में और अपने नए क्लासमेट्स के साथ। उसी के क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है जिसका नाम ली होता है, जो कि हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने एक पुराने दोस्त को देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग भी यहाँ पर आ गए क्या। जिसपे उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बस मैंने लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो पास हो गया। और तभी यहाँ पर एक और नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है जो सांग हु। ली उसको देखते हुए कहता है कि तो तुम भी यहाँ पर हो जो सांग हु। जो सांग हु से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे इन लोगों को एक ही नजर में देख के बताया जा सकता है कि आखिरकार किसकी क्या पोजीशन है। ये चीज बहुत ही ज्यादा जल्दी समझी जा सकती है कि आखिरकार कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो सांग हु हो ली से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ली भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हालांकि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन देखने से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, और वैसे भी कोई बुरी भी बात नहीं है, मेरे को ऐसा दोस्त अपने पास रखना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे ही कभी काम आएगा। और वो भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। ली भी कहता है कि ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पर सूहो को देखते हैं, जो कि अपने नए क्लासमेट से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और उनसे बातचीत कर रहा था। और तभी पता नहीं क्यों ली को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है और वो सांग सूहो को बड़ी ही गुस्सी भरी नजरों से देखने लगता है। अब ऐसा पता नहीं उसको क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन तभी सूहो भी उसकी तरफ देखता है। सूहो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे को इतना ज्यादा घूर घूर के क्यों देख रहा है, लेकिन सूहो उसकी तरफ देखता है और बस उसको देखते ही रहता है। अब इस चीज को देखकर ली काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी चेयर से उठता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में सूहो को पीटने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, और ये इतने ज्यादा गर्व से मेरी तरफ देख रहा है, इसको अपनी नजर नीचे करके मेरे को देखना चाहिए। तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ ली। ली कहता है कि वो बास्टर्ड मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कि उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो बिना नजरें नीचे करे मेरे को देख रहा है। और वो सूहो को पीटने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले जो सांग हु उसको रोकते हुए कहता है कि हे रुको, मैं उस बंदे के साथ मिडिल स्कूल में जाया करता था, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तुम उसको छोड़ दो। बेमतलब में उससे क्यों लेना है पंगा, रहने दो, बेमतलब पंगा मत लो। अब इस चीज को देखकर ली काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिरकार किसी की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो मेरे को रोके। और वो जो सांग हु से कहता है कि क्या है बे, मरना चाहता है क्या, तूने मुझे पकड़ा कैसे, रोका कैसे तूने मेरे को। इसके बाद हम लोग आफ्टरनून का टाइम देखते हैं जब इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। ली
अपने कुछ दोस्तों के साथ जो सांग हो को काफी ज्यादा पीटता है और उसकी काफी अच्छी पिटाई करता है और उससे कहता है कि ये क्या है बे, मुझे लगा था कि तू थोड़ा टफ तो होगा ही, तेरे को पीटने में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन मैं गलत था, तू तो बड़ी जल्दी पिट गया, तू तो बड़ा कमजोर है बे। और जो सांग हो भी क्या करता, वो बेचारा बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ली उससे कहता है कि वैसे वैसे ये बता बे, वो बंदा कौन था जिसको कि तू मेरे को पीटने से रोक रहा था, बता बता जल्दी बता, वो बंदा था कौन। जिसपे वो उसको बताता है कि वो हमारे मिडिल स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा था। ये बात सुनकर तो ली भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो थोड़ी देर के लिए तो सोचता है कि यार स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर बच्चा मैं तो नहीं जानता हूँ। जो सांग हो उससे आगे कहता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं और तुम दोनों मिलकर भी, हम दोनों मिलकर भी उसको नहीं हरा पाएंगे। और मुझे लगा कि कुछ बुरा ना हो जाए और इसीलिए मैं तुमको उसको मतलब जा रहा था, उसको रोकने से मना करता मैं तुमको, मतलब हम लोग के तुम्हारे साथ बुरा हो जाता तो मैंने इसलिए तुमको बस रोका था। अब ये बात सुनकर ली और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि बेवकूफ, और वो उसको काफी ज्यादा तेजी से फिर से थप्पड़ मारने लगता है। वो उससे कहता है कि तेरा दिमाग खो गया है क्या बे, पागल हो गया है क्या, है बेवकूफ। और वो उसको काफी ज्यादा तेजी से दोबारा से मारने लगता है और उससे कहता है कि अबे तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, और अगर वो इतना ही ज्यादा ताकतवर होता तो मैंने उसके बारे में पहले ही सुन लिया होता, मुझे पहले ही उसके बारे में पता होता, तू मेरे से मजे ज्यादा ले रहा है क्या। और तभी तभी उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सूहो आ गया था। सूहो अपने फ्रेंड जो सांग हु से कहता है कि अच्छा वैसे, अच्छा सुनो जो सांग हु, अगर तुमसे कोई पूछे ना तो बाकी सभी लोगों को तुम कह देना कि तुमने ही इन लोगों को पीटा है, जैसा कि लास्ट टाइम तुमने कहा था। अब ली यहाँ पर सूहो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जो सांग हु सूहो से कहता है कि हाँ ठीक है। और तभी ली सूहो को देखते हुए कहता है कि क्या क्या मतलब सेल्फ डिफेंस। और फिर क्या, सूहो सीधा ली के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा जो उसका एक दोस्त होता है उसको खींच कर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है। उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि अगले बंदे ने, जो कि हमसे ज्यादा पतला दिख रहा है, उसने एक ही लात मारा, उसका दोस्त इतना ज्यादा दूर जा गिरा, उसकी क्या हालत होने वाली है। और अब वो बेचारा सोच कर कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सूहो उसको भी एक लात मारता है और वो बेचारा साइड में जाके गिरता है। अब ली ये सब कुछ देख कर तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अबे ये क्या है, ये कौन सा मामला आ गया है। वो ली को भी एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन ली अपने बाकी सभी दोस्त ज्यादा ताकतवर है तो वो उसके इस किक से बच जाता है। और फिर क्या, ली भी रेडी होता है सूहो से लड़ने के लिए। और फिर ली सूहो के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन सूहो उसके हाथ पर अपने पैर से एक लात मारता है खींचकर, जिसकी वजह से उस बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर सूहो एक खींचकर उसको किक मारता है उसके मुंह पर, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जमीन पे जा गिरता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। भाई द वे दोस्तों, ये तो एक किक में ही निपट गए, चिंता मत करो, मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। सूहो जो सांग हु से कहता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर इन सबको तो निपटा दिया है, बाकी हाँ ये सब तुम क्लीन वगैरह कर देना जैसा कि तुमने लास्ट टाइम किया था, तो ये सब तुम देख लेना भाई, मैं अब जा रहा हूँ आराम से, ठीक है। जिसपे वो भी कहता है कि हाँ ठीक है। वो अपने मन में सोचते कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, काफी अच्छी डील है ये। इसके बाद पूरे स्कूल में ये बात फेमस हो जाती है, मतलब आग की तरह फैल जाती है कि जो सांग हु ने उन तीनों की काफी अच्छी पिटाई की। बाकी सभी बच्चे तो इन चीज की ही बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि क्या बात है, उन तीनों को अकेला ही जो सांग हु ने पीट दिया। बाकी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ओ, मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अपनी नेबरिंग में यानी कि अपने पास में जो टाउन है वो वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है अपनी जूडो स्किल की वजह से, क्योंकि बचपन से ही वो जूडो स्किल में काफी अच्छा है। ओह, मुझे लगता है कि मेरे को भी उससे जूडो सीख लेना चाहिए। सांग सूहो जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ था, वो बेचारा भी पक गया था। अब वो उठते हुए कहता है कि यार मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ यार, कुछ अच्छा करने के लिए है ही नहीं, और कुछ रीजंस की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में इससे पहले काफी अच्छी, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज हुआ करती थी, पर अब मेरे को काफी ज्यादा अजीब सा लगने लग गया है, पता नहीं क्या है ये। वो अपने क्लासरूम का गेट खोलते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि शायद मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो मेरे को चलना चाहिए थोड़ा सा गेम वगैरह खेलने के लिए, चलो ठीक है। और वो अपने क्लासरूम का गेट खोलने लगता है, लेकिन वो गेट खुलता ही नहीं है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी इसे क्या हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा है, ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है, इसे क्या हो गया। और तभी वो अपने क्लासरूम की जो खिड़की होती है उससे बाहर देखता है, तो वहां पर जो पूरा पूरा टाइम होता है वो स्टॉप हो गया होता है, यानी सब लोग वहां पर रुक गए होते हैं, बट वही मूवमेंट कर रहा होता है। अब सुहो इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि टाइम पूरी तरीके से रुक कैसे गया, आखिरकार ये सब
हो क्या रहा है, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी तभी वो अपने साइड में देखता है तो वहां पर एक पोर्टल सा कुछ ओपन होता है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे अब ये क्या चीज है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि जिनू का बेटा सुहो अपने स्कूल में बोर हो रहा था और तभी उसके क्लासरूम में एक पोर्टल ओपन होता है। उस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुहो उस पोर्टल को देखता है, उसको देखते अपने मन में सोचते हो कहता है कि अब ये क्या है। वो अपने आप से कहता है कि मॉम हमेशा कहा करती थी कि अपने डैड के बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, और अगर डैड ऐसी सिचुएशन में होते तो आखिरकार वो क्या करते। और फिर क्या, सुहो अपने बैग को साइड में रखता है और उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो तो एक दूसरी जगह पर ही जा रहा है, और जैसे वो उस पोर्टल के अंदर कंप्लीटली आ जाता है तो वो देखता है कि वो तो कोई एक नई जगह पर आ गया है। और जैसे वो पोर्टल को पीछे देखता है तो वो पोर्टल वहां से डिसअपेयर हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि मैं हूँ कहाँ पर और ये पोर्टल अब मैं जाऊंगा कैसे वापिस। और फिर क्या, वो सोचते हो कहता है कि ठीक है तो पोर्टल भी अब चला गया है और मुझे नहीं पता कि मैं अब किस जगह पर हूँ, और अब यहाँ से वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, यानी कि अब मेरे को इसके आगे ही जाना होगा। उसके साइड में जो मसाल जल रही होती है वो उसको पिक कर लेता है ताकि आगे का रास्ता वो क्लियरली देख पाए। और जैसे वो थोड़ा सा आगे देखता है तो वहां पर देखता है कि काफी सारे वीपन्स लगे हुए हैं। वहां पे काफी अलग अलग किस्म के काफी सारे वीपन्स थे। अब इस चीज को देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये सब क्या है। वो जैसे उस वीपन्स के करीब जाता है तो उसके सामने एक स्क्रीन पॉप होती है। तो एक्चुअल में जो ये वीपन होता है वो उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन उसके सामने आई हुई होती है, यानी कि उस वीपन के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि इस वीपन का नाम क्या है, इसकी रैंक क्या है, इसका टाइप अटैक और इसका इफेक्ट क्या है। और इसी तरीके से जैसे जैसे वो उन वीपन्स के करीब जाते रहता है, सभी जो वीपन्स होते हैं उनका जो डिटेल्स होती है वो उसके सामने एक विंडो की तरह पॉपअप होती है, जैसा कि जिन्वू के समय हुआ करती थी। अब वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उन सारे वीपन्स की लिस्ट देखता है जिसमें काफी सारे वीपन्स अलग अलग लेवल के थे, उनके अटैक की रेंज, उनकी पावर्स। यहाँ पर वो वीपन्स भी थे जो कि जिन्वू इस्तेमाल किया करता था। एक्चुअल में जितने भी यहाँ पर वीपन्स हैं ये जिन्वू के ही हैं, जो कि जिन्वू ने अपने रेड के दौरान इकट्ठे किए थे। तो काफी सारे वीपन्स तो हम लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि एकदम न्यू है। शायद जिन्वू ने ये वीपन्स तब इकट्ठा किए होंगे जब वो डेमोन कैसल के अंदर गया होगा, और साथ ही में जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग भी तो इन वीपन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसको वहां पर कुछ और वीपन्स दिखाई देते हैं। अब उन वीपन्स को देखकर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब ये किस टाइप्स के वीपन्स हैं, ये कोने में क्यों रखे हुए हैं। इन लोगों को कॉर्नर में शायद इसलिए रखा गया होगा, शायद ये यूजफुल नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन शायद ये सुहो की गलत फहमी है। तो एक्चुअल में वो यहाँ पर जो नाइट किलर डैगर था उसकी बात कर रहा था, और आप लोगों को तो पता ही है कि जिन्वू इसका कितनी बार इस्तेमाल कर चुका है। तभी उसको साइड में एक और दूसरा वीपन दिखाई देता है। उस चीज को देखकर वो अपने मन में सोचते कहता है कि अब ये क्या है यार, यहाँ पर इतने अजीब अजीब वीपन्स रखे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये किस काम आते हैं, क्या है इनका यूज। अब इतने सारे वीपन्स को देखकर वो सोचता है कि वैसे इतने सारी चीजों को देखकर तो यार काफी ज्यादा फनी लग रहा है, चलो ठीक है इनको एक करके ट्राई करते हैं। हालांकि मैं स्वॉर्ड को चुन सकता हूँ, लेकिन स्वॉर्ड चुनना थोड़ा सा बोरिंग चॉइस हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पर जो बाकी वीपन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आखिरकार ये वीपन्स कैसे होंगे। और वहां पर साइड में एक जो गॉटलेट्स वीपन होता है वो उसको पिक कर लेता है, जो कि एक तरह से ग्लव्स होता है। और फिर हम लोग को दिखाई जाती है सुहो की स्टेटस विंडो, और जो सुहो की स्टेटस विंडो है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये अभी काफी कम है, जैसा कि स्टार्टिंग में जिन्वू की थी, लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि जब जिन्वू इतने हाई लेवल पे गया है तो इसका लड़का कितने हाई लेवल पे जाएगा। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्वू के अंदर कोई पावर इनहेरिट नहीं होके आई थी उसके फादर से, लेकिन सुहो के अंदर जिन्वू की काफी सारी पावर ऑलरेडी ही है। और जब ये अपना लेवल अप करेगा तो सोचिए कि जिन्वू से कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेकिन हाँ, ये सब तो हम लोग को बाद में पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। अब इसके बाद सुहो उन वीपन्स को लेकर उस डंजन के और भी अंदर जाने लगता है। डंजन के अंदर थोड़ा सा चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर काफी सारे नाइट के सूट रखे हुए थे। अब वो यहाँ का नजारा देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं। आखिरकार यहाँ पर सामान तो काफी सारे हैं पर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और जब वो उन नाइट्स के बीच में से आगे जाता है कि तभी उसमें से
से एक नाइट सूहो के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि इस चीज को सूहो पहले नोटिस तो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक उसको हिट करने वाला था कि तभी उससे पहले ही वो इस चीज को नोटिस करता है और उसने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहना हुआ होता है उसकी मदद से उस अटैक को रोक लेता है। अब इस चीज को देखकर तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इस नाइट ने उसके ऊपर एकदम से अटैक किया था। उसे लगा था कि ये नाइट तो बस नॉर्मल है और उनके सूट ही है ये तो। उसको तो इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नाइट्स रियल है। हालांकि सूहो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उस नाइट को बीच में से तोड़ फोड़ देता है और तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका लेवल अप हुआ है। हालांकि सूहो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो कहता है कि ये नाइट्स मूव भी कर सकते हैं क्या? और तभी वो अपने पीछे देखता है। वो कहता है कि वेट, ये सब क्या है? अरे नहीं, इतने सारे! और फिर क्या, सूहो के चारों तरफ से काफी सारे नाइट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों के पास काफी खतरनाक खतरनाक वीपन्स थे और सूहो के पास सिर्फ एक ग्लव्स। अब इस चीज को देखकर तो सूहो सोच रहा होता कि मैं इन लोगों से लड़ूंगा कैसे यार। लेकिन जैसा कि सूहो जिन्वू का बेटा है तो घंटा से कोई फर्क पड़ेगा। और फिर क्या, इसके पास जो कुछ भी होता है ये उसी से उन नाइट से लड़ना शुरू कर देता है। और ये जैसे जैसे उन नाइट्स को हरा रहा था, मार रहा था, इसका लेवल अप होते जाता है। हालांकि इसने यहाँ पर काफी सारे नाइट्स को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर और नाइट्स आते जा रहे थे। और फिर सूहो अपने आप से कहता है कि तो ठीक है, अगर ये नाइट्स आते रहेंगे तो फिर मैं भी हार नहीं मानूंगा। और उसके सामने काफी सारे नाइट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो जाकर एक ही अटैक में काफी सारे नाइट्स को हरा देता है। और फिर काफी तेजी से एक एक करके यहाँ पर जितने भी नाइट्स आ रहे होते हैं उन सभी लोगों को मारते जा रहा था और साथ ही में अपना लेवल अप भी करते जा रहा था। और इस तरीके से सूहो का जो लेवल था वो 19 हो गया था। बाय द वे, ये जिन्वू से ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, मतलब जिन्वू 19 पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी यार। सूहो ने यहाँ पर जितने भी नाइट्स आ रहे थे उन सभी को मार दिया था। सूहो उस ग्लव्स को देखते हुए अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं जितने ज्यादा नाइट्स को हरा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मेरा लेवल अप होते जा रहा है और साथ ही में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा हूँ। ये तो एक गेम की तरह है, जैसा कि आजकल के बच्चे सोचते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग भी अपने माइंड में ड्रीम में कुछ ऐसे ही सोचते हो ना कि आप लोग भी एक दुनिया में पहुंच गए हो, गेम खेल रहे हो, आपके पास जिन्वू जितनी पावर आ गई है ना? हाँ हाँ, पता है मेरे को। सूहो कहता है हालांकि शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब देखो, अब तो मैं इनको एक साथ काफी सारे नाइट्स को संभाल पा रहा हूँ। वो सब छोड़ो, वैसे क्या ये लोग मेरे से ज्यादा हायर लेवल पे थे क्या? और अगर ऐसा था तो आखिरकार मैं लेवल 1 होने के बावजूद भी इन लोगों को हरा कैसे पाया था? और फिर उसके हाथ में जो उसने ग्लव्स पहना हुआ होता है उसको देखते हुए कहता, ओ तो भला है इस ग्लव्स का, जिस वजह से शायद मेरे को ये पावर्स मिली हो, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? और फिर सूहो एक गेट के सामने पहुंचता है। अब उसका प्लान था कि वो इस गेट के अंदर जाए। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसे यार देखा जाए तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। यानी उसका डायरेक्टली मतलब था कि वो इस गेट के अंदर जाना चाहता है। और फिर ज्यादा सोचे बिना कि इस गेट के उस पार क्या होगा, सूहो उस गेट को ओपन करता है। और सूहो जैसे ही उस गेट को ओपन करता है वहां पर लगी जो मशाल होती है वो जल जाती है और उसके सामने होता है, जी हाँ दोस्तों, उसके सामने बैठा हुआ होता है एक ग्रीस। और एक ग्रीस कुछ इस तरीके से बैठा हुआ था मानो वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। सूहो एक ग्रीस को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये इन सभी का बॉस है? वैसे ये ताकतवर लग रहा है। और एक ग्रीस उस कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। वो तो बस यहाँ पर सूहो को ही देख रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था। और फिर इग्रीस अपनी तलवार को समन करता है और फिर खड़ा होता है। सूहो भी रेडी होता है इग्रीस से लड़ने के लिए। और फिर क्या, सूहो इग्रीस के ऊपर अटैक करने की सोच ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही इग्रीस उसके पास बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके करीब आ जाता है और वो इग्रीस के ऊपर कुछ अटैक कर पाता, कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके आंखों के सामने ही पता नहीं क्या होता है। उसको लगता है कि उसके चारों तरफ ये खून खून कैसे आ रहा है, ये खून किसका है? और उसके सामने ही एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो तो किसी दूसरी जगह पर ही आ गया है, मतलब वो उस गेट के बाहर आ गया है।
अब वो अपने मन में सोचते कहता है कि वो क्या था, क्या क्या था वो, क्या ये कोई सपना था, मैं जिंदा हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये तो क्या ये वही जगह है? अरे ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने अभी स्टार्ट किया था। क्या मैं वहां दोबारा पहुंच गया? ओह, इसका मतलब मैं मर गया था और अब मेरे को दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होगा। और तभी साइड में वो उन मशालों को देखता है जो कि उसके फर्स्ट टाइम आने पर जली थी। वो उस मशाल की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी मशालें थी उनमें से एक कम है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? अरे नहीं 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 नहीं, ये किसी भी प्रकार से कोई कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? वो सब छोड़ो, अब जैसा कि मैं लेवल अप कर चुका हूँ तो मेरे पास एक बेटर चांस है कि मैं एक बेहतर वीपन को चुनूं। मेरे को इस बार काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। मुझे भी नहीं पता कि जब वो तीनों की तीनों टॉर्च खत्म हो जाएगी तो क्या होने वाला है। तो एक्चुअल में जब सुहो यहाँ पर आया था तो 3 मशाल जली थी, तो उसमें से एक तो उसने यूज कर लिया था, अब 2 बची हुई थी और उन दोनों में से उसने एक और यूज कर लिया है। तो इसको आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि आप लोग गेम खेलते हो ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है ना, उस प्रकार से। लेकिन सुहो इग्रीस का चेहरा याद कर कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, वो डार्क नाइट वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके बीच में और मेरे बीच में जो ताकत पावर का अंतर है वो बहुत ही ज्यादा है। कहाँ वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है और मेरी लेवल तो एकदम अभी बच्चों जैसी है, बहुत थोड़ी सी है। अरे नहीं यार, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ ओके ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सोचना होगा, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से करता रहा तो मैं उसको कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। ठीक है। और फिर वो उन वीपन्स को सिलेक्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है तो उसको चांस है कि वो एक नया वीपन और एक अच्छा वीपन ले सके। वो कहता है कि ठीक है, मेरे को यहाँ पर कोई बेहतरीन सा वीपन ढूंढना होगा। और तभी वहां पर वो एक वीपन को देखता है। उस वीपन को देखते हुए कहता है कि अरे अरे, मेरे को यही वीपन लेना चाहिए। ये वीपन तो ऐसा ही लग रहा है ना जो कि वो डार्क नाइट यानी कि ग्रीस की बात कर रहा होता है, वो इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, मैं भी यही वीपन ले लेता हूँ। हालांकि सुहो चाह कर भी उस स्वॉर्ड को ले नहीं सकता, क्योंकि स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपकी रैंक 60 लेवल से भी ऊपर होनी चाहिए। और एक्चुअल में स्वॉर्ड किसी और की नहीं, ग्रीस की ही है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या बकवास है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि वो तो मेरे से बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इस बार उससे लड़ने के लिए मैं और भी तैयार होके जाऊंगा। और फिर क्या भाई, वो लिटरली गाइस यहाँ पर काफी सारे वीपन ले लेता है, पूरा तैयार हो जाता है, पैक हो जाता है एकदम एकदम पूरा, अपने आप को बस चारों तरफ से वीपन से घेर लेता है कि मैं उस नाइट को छोड़ूंगा नहीं इस बार। और फिर से वही सेम प्रोसीजर होता है। उसके सामने जो आर्म्ड नाइट्स होते हैं वो सबके सब आ जाते हैं। और फिर क्या, सुह को तो मालूम ही था। वो कहता है कि अबे तुम लोग फिर से आ गए, अरे यार। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अनगिनत बार अनलिमिटेड टाइम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर काफी तेजी से जाकर वो उन आर्म्ड नाइट्स के ऊपर अटैक करने लगता है और एक एक करके उन सभी को खत्म करने लगता है और अपने आप को लेवल अप करता है। और वो यहाँ पर इस टाइम अपने साथ जो भी अलग अलग वीपन्स लेकर आया था उन सभी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा था, जिस भी तरीके से वो उनका इस्तेमाल कर सकता था, और उन नाइट्स को खत्म कर रहा था। और तभी उनमें से जो एक नाइट होता है जो कि एक्चुअल में धनुष से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहो काफी ज्यादा तेजी से उसके एकदम बगल में रहता है और उसको खींच कर एक पंच हिट करता है, जिस वजह से वो बेचारा बहुत ज्यादा दूर जाता है। और जाते हुए कहता है कि अरे भैया, मुझे क्यों मार दिया? मैं तो आपका लेवल अप करने के लिए आया था ना, मैं तो अपनी धनुषबाजी भी नहीं दिखा पाया। लेकिन सुहो को तो इससे एक घंटा ही फर्क पड़ रहा था। उसको तो बस इन लोगों को खत्म करने के बाद अपना लेवल अप करना था और जाकर उस डार्क नाइट से लड़ना था। और फिर तभी सुहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि प्लेयर अपने रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। अब इस नोटिस को देखकर तो सुहो भी थोड़ा सा हैरान होता है कि अभी किस लेवल की बात कर रहा है और किस लेवल पे पहुंच गया हूं मैं। तो एक्चुअल में सुहो को यहाँ पर जॉब चेंज का क्वेस्ट मिला था। उसके सामने 2 ऑप्शन आता है, वैसे क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या डिक्लाइन? और फिर क्या, आखिरकार सुहो भी तो जिन्वू का ही बेटा है। हाँ यार, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका सिस्टम उसको बताता है कि आपकी जो जॉब चेंज क्वेस्ट है अब वो शुरू हो चुका है। और उसके सामने 2 पोर्टल ओपन हो जाते हैं जिसके अंदर से अब आने वाले हैं और भी ज्यादा पावरफुल नाइट्स। सुहो का सिस्टम उसको बताता है कि जितने लंबे समय तक अब आप जिंदा रहेंगे आप उतने ही ज्यादा और भी पॉइंट कमा सकते हैं, और ये पॉइंट्स आपको हायर रैंक की क्लास को एडवांस करने में आपकी मदद करेंगे। और फिर क्या, सुहो के सामने एक स्क्रीन आती है, टाइमर, उस पे लिखा होता है गुड लक, और उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और सुहो भी अब तैयार था अपने आप को लेवल अप करने के लिए। और वो हंसते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि ओहो, वैसे मैं सोच ही रहा था कि क्या मैं
क्लॉक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो मजेदार है। और उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे नाइट्स आ रहे होते हैं जो कि इस समय पिछले वाले नाइट से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और सूहो भी तैयार होता है इनसे लड़ने के लिए। तो वो यहाँ पर उन नाइट्स को तो संभाल लेता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर देखता है यहाँ पर कुछ मेजिस भी आ गए हैं जो कि सनिक्यो की तरह अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर फायर अटैक से सुहो के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो किसी तरीके से इस अटैक से बचता है और फिर से काफी सारे जो मेजिस होते हैं वो मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करते हैं। हालांकि वो अपने साथ जो शील्ड लेकर आया हुआ था उसकी हेल्प से वो बाल बाल अपने आप को बचाता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि अबे सनक गए हो क्या, लेकिन वो मेज कहाँ मानने वाले थे। वो दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं और फिर से अटैक करते हैं। उन्हें तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनके पास तो बस एक ही काम था, मंत्र पढ़ो और फायर अटैक से अपने एनिमी को खत्म करो। हालांकि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सा जाइंट नाइट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब सुहो उसको देखते हुए कहता है कि ओह, तो अब मेरे को इस शील्ड की जरूरत ही नहीं है और शील्ड को साइड कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इससे ऐसे ले लेता हूँ और फिर काफी ज्यादा तेजी से जाकर उस नाइट के काफी सारे टुकड़े कर कर उसको मार देता है। साथ ही में सूहो ने यहाँ पर जो बाकी वीपन्स थे उनको भी साइड कर दिया था, क्योंकि काफी सारे वीपन्स तो उसने बस मजे में ले लिए थे इग्रीज को हराने के चक्कर में, और उल्टा वो परेशान ही हो रहा था। और इसलिए जो काम के वीपन्स थे वो उसको अपने पास रखता है और यहाँ पर जितने भी उसके सामने नाइट्स और बाकी सभी लोग आ रहे थे उन सभी लोगों को खत्म करते जा रहा था। साथ ही में वो अपने यहाँ पर जो धनुष वाला वीपन लेकर आया हुआ था उसका भी इस्तेमाल कर रहा था और उसकी मदद से दूर जो उसके ऊपर मेज अटैक कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर कर उनको खत्म कर देता है। हालांकि यहाँ पर अभी भी उसके सामने काफी सारे अलग अलग किस्म के जैसे नाइट, मेज, बड़े जाइंट और भी काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से जहाँ से भी मौका मिल रहा था सुहो के ऊपर अटैक कर रहे थे। हालांकि सुहो कुछ लोगों को तो काफी आसानी से मार पा रहा था, लेकिन कुछ के अटैक से बाल बाल बच रहा था और फिर उन लोगों को खत्म कर रहा था। और फिर फाइनली सुहो अपने सारे वीपन्स को फेंक देता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, और अपने सारे वीपन्स को साइड करते हुए कहता है कि मेरे को किसी भी वीपन्स की जरूरत नहीं है। और उसके हाथ में जो ग्लव्स होते हैं उसी की हेल्प से वो उन सभी के सभी जो भी उसके सामने आ रहे थे उन सभी को निपटाता जा रहा था। और फिर फाइनली सभी को खत्म करने के बाद वो थोड़ी सी राहत महसूस करता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि आपका लेवल अप हुआ है, लेवल अप हुआ है और बहुत सारा लेवल अप हुआ है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आप हाई रैंक की क्लास में जॉब प्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, क्योंकि आपके पास जो प्रमोशन पॉइंट्स हैं वो इनफ हैं। और फिर सुहो के पास जो पॉइंट्स होते हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है ताकि जो प्लेयर है उसको एक बढ़िया सी जॉब मिल सके। और फिर इसी तरीके से काफी सारी चीजें बताई जाती हैं। उसमें से एक ये होता है कि आपको किसी भी चैलेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास है तो अब आप आगे बढ़िए। और उसकी जो जॉब होती है वो होती है फाइटर की, यानी कि अब सुहो की जो जॉब है वो डिसाइड हो चुकी है, वो एक फाइटर है। और सुहो के यहाँ पर जितने भी एनिमीज थे उनको खत्म कर दिया था सुहो ने, और वो भी जो टाइम उसके पास मिला था उससे कम समय में, और इसीलिए उसे काफी सारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। जैसा कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया जाता है, साथ ही में उसकी हेल्थ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर दी जाती है और भी काफी सारे उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसको पाकर सुहो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी जो जॉब है वो फाइटर से चेंज कर कर साउल स्ट्राइकर कर दी गई है। सुहो अब इस चीज को देखकर खुश तो होता है, लेकिन थोड़ा सा परेशान भी होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब इनफ नहीं है, अगर मेरे को उस डार्क नाइट को, इन सभी के बॉस को हराना है तो मेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हालांकि सुहो उस रूम में एंट्री ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि अगर आप नहीं हिलोगे तो यहाँ पर इस समय जो आपके एनिमी है वो एक एक करके दोबारा से जिंदा होने लग जाएंगे। अब सुहो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी अपने टी शर्ट को उतारता है और अपने सिक्स पैक्स दिखाते हुए, जो कि हर हीरो करता है, एक बढ़िया सी शानदार सी एंट्री लेता है उस रूम के अंदर, जिसके अंदर बैठा हुआ था इग्रीस द नाइट किंग। और इग्रीस अभी भी उसी सिंहासन पर बैठा हुआ था, मानो वो तो बस सुहो का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन इग्रीस इस बार सुहो को थोड़ा सा अलग लेवल पे देखता है, क्योंकि इस बार सुहो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लेवल अप करके आया था, क्योंकि उसके अंदर से इस बार बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। सुहो इग्रीस से कहता है, हो तो तुम अभी भी इंतजार कर रहे थे और अब मेरी बारी है तुमको हराने की। और इस समय सुहो होता है लेवल 70 पर, और फिर इग्रीस भी तैयार होता है सुहो से लड़ने के लिए। और फिर से वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, और जहां पर उसका सिंहासन होता है वहीं पर ही खड़े खड़े वो अपनी स्वॉर्ड से इतना
तगड़ा अटैक करता है सुहो के ऊपर कि सुहो कुछ समय के लिए तो एकदम पॉज सा हो गया था, वो रुक सा गया था। लेकिन तभी उसको याद आता है कि भाई ने अटैक कर दिया और बाल बाल बचता है उसके अटैक से। तो एक्चुअल में यहाँ पर इग्रीस ने जो सुहो के ऊपर अटैक किया था अपनी स्वॉर्ड से, वो इतनी ज्यादा पावरफुल कि वो एक साथ काफी दिशाओं से सुहो के ऊपर अटैक करती है। हालांकि सुहो उसके उन सारे अटैक से किसी ना किसी तरीके से बच जाता है। सुहो भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा हैरान तो होता ही है कि यार मैं इतना ज्यादा लेवल अप होकर आया हूँ, फिर भी ये बंदा तो और भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर सुहो बहुत ज्यादा तेजी से इग्रीस के क्लोज जाता है और उड़ते हुए उसके ऊपर एक पंच हिट करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से ग्रीस की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है और इसी एपिसोड के साथ हमारा ये वाला जो सीजन है वो एंड हो जाता है। तो